फरवरी 1999 पूरी दुनिया देख रही थी जब लाहौर में एक हिस्टोरिक पीस अकॉर्ड द लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ। लगा जैसे दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। What was different with Lahore was that for the first time it was two nuclear weapon states, and they were directly also talking about nuclear confidence building measures in addition to conventional confidence building measures. So that was the genesis of the Lahore Declaration. The MOU that was signed on confidence building measures was not that this was a panacea, there was a great solution and so on, but it was that we as responsible countries will solve our differences over a period of time, and we will not allow tensions to be escalated. The decision of Prime Minister of India to visit Lahore was a momentous decision. I think accompanying that was, of course, the realization that after the nuclearization of the subcontinent, things have to be done differently. Some sort of new thinking was required. Much more basic and fundamental was a shift in thinking both in Islamabad and Delhi that there was the need now to deal with issues with a great sense of responsibility and maturity. I think that is the real reason why the Lahore meeting was important. It was to be a starting point for a much deeper substantive engagement. जब प्लेन्स में हैंड्स शेक किए जा रहे थे, लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल धोखा जन्म ले रहा था। इसका सीक्रेट कोड नेम था ऑपरेशन बद्र। शदीद सर्दियों और भारी बर्फबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लगभग 5000 रेगुलर सोल्जर्स क्विकली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गए। कश्मीरी मिलिटेंट्स के बेस में उन्होंने इंडियन आर्मी के अनहेल्ड विंटर पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया, जो ठंड की वजह से आर्जी तौर खाली थे। Once we realized that these are not jihadis, and I felt that these are now, we are fighting with Pakistan Army, so I had to take up this issue with the Prime Minister in the CCS meeting. Correct. And he gave some time to the chairman of the JIC, who was the deputy NSA, to review the whole situation. Chairman JIC came back. He says, earlier we thought that these are 70% jihadis and 30% regular, but now we think it is the other way around, which has been confirmed today. Yes. That there were no jihadis in that area. ये सिर्फ बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन नहीं थी, ये 18,000 फीट के अल्टीट्यूड पर बैठकर लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कंट्रोल सेटअप करना था। इस नक्शे को देखकर पता चलता है कि ये एक रैंडम इंट्रूजन नहीं था, बल्कि एक कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी थी ज्योग्राफिक लिवरेज पाने की। इन ऊंचाइयों से पाकिस्तानी ट्रूप्स के पास नेशनल हाईवे 1D का डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट था, और यह हाईवे श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली अकेली लॉजिस्टिक लाइफलाइन थी। इस रास्ते को कट करने का मतलब था लद्दाख को पूरी तरह आइसोलेट कर देना। उन्होंने उन जगहों पे अपना कब्जा किया जहां वो नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर नजर रख सकते थे। नेशनल हाईवे 1 अल्फा वो सड़क है जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। दुश्मन चाहता था कि नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर मतलब उसको चोक कर दें वो नेशनल हाईवे को, जिससे दुश्मन उस पूरे एरिया को, लद्दाख के एरिया को भारत से अलग कर दे और इंटरनेशनल तरीके से सियाचिन के मुद्दे को वो उछाल सकें, क्योंकि वहीं से सड़क सियाचिन को भी जाती थी। ग्रैंड स्ट्रेटेजिक गैम्बल की तैयारियां जोरों पर थी। इंडिया को डिफेंसिव कॉर्नर में धकेलना, लद्दाख में सप्लाईज चोक करना और कश्मीर इशू को इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करना इस गैम्बल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। पाकिस्तान का प्लान था कि इस टैक्टिकल एडवांटेज से इंडिया को एक वीक पोजीशन से नेगोशिएट करने पर मजबूर किया जाए। The trap was completely set.